दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन, वेपर फेज कंपोजिशन, ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। उसी कनेक्टिविटी में, उसी सीक्वेंस में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले हम इसको ब्रीफ आउट कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। उन पार्टिकल्स का मास क्या है, नेचर क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, हमारे पास तीन अलग अलग सिस्टम है और तीनों सिस्टम को हमने सेम कंडीशन पे रखा है और तीनों सिस्टम के अंदर वन मोल गैस फिल कर रखी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने तीन डिफरेंट सिस्टम लिए हैं और तीनों को सेम कंडीशन पे रखा हुआ है और तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट गैसेस के फिल करे हुए हैं। एक कंटेनर के अंदर N2 गैस है, दूसरे कंटेनर के अंदर O2 गैस है, तीसरे कंटेनर के अंदर H2 गैस है। तीनों सेम कंडीशन पर है, तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, तो तीनों का प्रेशर भी सेम होगा। यूं नहीं है कि N2, O2 और H2 तीनों के मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, तीनों की नेचर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो अब तीनों गैसेस की प्रॉपर्टीज में प्रेशर वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं है। तीनों के प्रेशर सेम होंगे। तो प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। किसी भी कंटेनर में हम कोई भी गैस इंसर्ट करें और वो गैस जैसे हम उसमें इंसर्ट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसर्ट करेंगे उसी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कोई भी गैस का प्रेशर तभी इंक्रीज होगा जब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस which depends only on the number of particles of the solute। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं सॉल्यूट के, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। NaCl डाल दिया तो Na+Cl- in a definite amount of the solvent and do not depends on the mass and the nature of the solute। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर्स पे डिपेंड करती है। उस ईच पार्टिकल का मास क्या है, इस पार्टिकल की नेचर क्या है, उस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। इस प्रेजेंट चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और राउट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन in which one component is non-volatile। Binary solution having two different component, पर यहां पर जो एक component तो volatile है और दूसरा non-volatile है। For example, जब हम वाटर के अंदर salt dissolve कर देते हैं, ग्लूकोज dissolve कर देते हैं, शुगर dissolve कर देते हैं, तो salt, ग्लूकोज एंड सुक्रोज ये non-volatile particles हैं। जैसे हमने 100 ग्राम वाटर लिया और 100 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया, तो ग्लूकोज इज अ नॉन वोलेटाइल पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और हमने इस सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे तो सारा का सारा वाटर एस्केप हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि वाटर वोलेटाइल कंपोनेंट है और रेसिड्यू 10 ग्राम ग्लूकोज वापस मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हमने किसी सॉल्वेंट में डाला है तो उसका वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा। इवन देन हम उसको हीट भी कर देंगे तो भी नहीं होगा। हीट करने से सारा सॉल्वेंट एस्केप हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा और फाइनल रेसिड्यू जितना हमने इनिशियली सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व किया था वो मिल जाएगा। तो किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोल, केरोसिन, वाटर, इनके अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर
डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है। जनरली हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही ले रहे हैं। ये सॉल्यूशन फर्स्ट है और ये सॉल्यूशन सेकंड है। तीनों में इक्वल अमाउंट सॉल्वेंट का डिसॉल्व कर दिया। सॉरी, तीनों में इक्वल अमाउंट सॉल्वेंट है। अब इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया। ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, यूरिया। दिस इज प्योर सॉल्वेंट। दिस इज सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस इज सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन फर्स्ट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम है और सेकंड में ज्यादा डाल रखा है। यानी मैंने फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो 10 ग्राम यूरिया डाल रखा है, तो सेकंड वाले सॉल्यूशन में 20 ग्राम यूरिया डाल रखा है। अब यहां पर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, these are upper surface area, these are upper surface area of solvent and solution। तो इसका जो अपर सरफेस एरिया है, प्योर सॉल्वेंट के अपर सरफेस एरिया पर वाटर है तो ये वाटर ही रहेगा। यानी ये पूरा का पूरा अपर सरफेस एरिया वाटर से कवर है। पर सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही है, और तो यहां पर इसके सरफेस, इसका अपर सरफेस एरिया का कुछ पोर्शन, सम पोर्शन ऑक्यूपाइड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक यूरिया, ग्लूकोज। और यहां पर सेकंड सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। मैंने ये कहा था, सपोज करो मैंने इसमें 10 ग्राम यूरिया डाला है और इसमें 20 ग्राम यूरिया डाला है, तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल यूरिया के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ज्यादा होंगे। अब यहां पर ये जो ब्लू पार्टिकल्स हैं जो अपर सरफेस एरिया पर हैं, ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेड पोर्शन जो है, रेड पार्टिकल, रेड एरिया वोलेटाइल कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर तो इसका अपर सरफेस एरिया पूरा का पूरा, इसका जो अपर सरफेस एरिया है, इसका पूरा का पूरा अपर सरफेस एरिया वोलेटाइल कंपोनेंट से कवर्ड है। तो पूरे सरफेस एरिया से, हर जगह से, हर एरिया से वाटर वेपर या सॉल्वेंट की वेपर इवोपरेट होगी। पर जो सॉल्यूशन फर्स्ट है, इस सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर जो अपर सरफेस एरिया है वो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि यहां पर अपर सरफेस एरिया इसलिए कम हो गया क्योंकि अपर सरफेस एरिया का कुछ पोर्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने भी ऑक्यूपाई कर लिया। और जहां जहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, वहां वहां से वेपर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये खुद तो नहीं उड़ते हैं, पर जिसके ऊपर बैठ गए उसको भी नहीं उड़ने देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉन वोलेटाइल है तो इनकी वेपर बनेगी नहीं। तो अपर सरफेस एरिया वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए रिड्यूस हो गया। इस वजह से अपर सरफेस एरिया से रिलीज होने वाली वेपर कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट से कम होगी। यहां पर ये ज्यादा है। सेकंड सॉल्यूशन के अंदर जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, तो यहां पर अपर सरफेस एरिया पर भी
उसका उसी प्रोपोर्शन में अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपर सरफेस एरिया वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, अपर सरफेस एरिया वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए रिड्यूस हो जाएगा। यानी यहाँ पर वोलेटाइल कंपोनेंट अपर सरफेस एरिया पर कंपैरेटिवली यहां से कम है, क्योंकि अपर सरफेस एरिया पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उसने भी ज्यादा पोर्शन कवर कर लिया। तो यहां पर जो इसके सरफेस से जो वेपर निकलेगी वो कंपैरेटिवली कम निकलेगी, और अगर लिक्विड सरफेस से वेपर कम निकलेगी तो उसका जो प्रेशर हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर है P नॉट PS फर्स्ट PS सेकंड, तो ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके सरफेस एरिया से सबसे ज्यादा वेपर इवेपोरेट हो रही है, सबसे ज्यादा वेपर यहां से एस्केप हो रही है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो अपर सरफेस एरिया पर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो अवेलेबल सरफेस एरिया है वो कम होता जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई करता जा रहा है। फिर जो सॉल्यूशन सेकंड का वेपर प्रेशर है वो कम रहेगा सबसे, इसका मतलब लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। यहां पर मैं वीपी लिख रहा हूं। वीपी मींस वेपर प्रेशर। मैं यहां कुछ टर्म्स जो यूज करूंगा उनको लिख देता हूं। P नोट वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट ए। मैं वोलेटाइल सॉल्वेंट को ए से P नोट, PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ solution, XA is the mole fraction of A solvent volatile है, XB is the mole fraction of B non volatile solute। सेकंड, XB इज इंक्रीज, या XB इंक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है। थर्ड, मोलिलिटी इंक्रीज हो रही है, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मोलिलिटी, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कम, और यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो यहां वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। इसीलिए इस टॉपिक की हेडिंग है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड हेडिंग है राउट्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच वन कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल। तो यहां पर दो कंपोनेंट है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। यहां पर भी दो कंपोनेंट है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। एक अजम्पशन ले रहा हूं, सपोज करो ये एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका गिवन टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है वो है 25 mmHg। तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि अपर सरफेस एरिया पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से वो वोलेटाइल कंपोनेंट की वेपोराइजेशन रेट को डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब यहां पर हमने और ज्यादा, यहां के कंपैरिजन में भी यहां पर सेकंड वाले सॉल्यूशन में और ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इसका जो वेपर प्रेशर है वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर 25 mm 2018,
तो वेपर प्रेशर पी और सॉल्वेंट का तो कितना हुआ, पी नोट की वैल्यू 25 mm है, पीएस फर्स्ट की वैल्यू 20 mm है, पीएस सेकंड की 18 है। तो यहां पर लोवरिंग कितना हुआ, 5 का। लोवरिंग कितना का हुआ, 5 का, क्योंकि हम जो लोवरिंग डिस्कस करते हैं वो हम प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करेंगे। तो जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, जब हमने इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। हमने और दूसरा अमाउंट भी ऐड किया तो और कम हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूं 4 पॉइंट, डेल्टा पीएस। डेल्टा पीएस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इंक्रीज। डेल्टा पीएस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पीएस is lowering in vapor pressure. Delta PS is called lowering in vapor pressure. Delta PS is P naught minus PS, where P naught is the vapor pressure of pure solvent, PS is the vapor pressure of solution. P naught is always greater than PS. तो डेल्टा PS की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर मैं बात करूं डेल्टा PS फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, P naught A माइनस PS first 25 minus 20 is equals to 5। तो फर्स्ट केस में जो लोवरिंग आई वो 5 mm की आई। सेकंड केस के अंदर जो वेपर प्रेशर P नोट A माइनस PS सेकंड आएगा, क्योंकि लोवरिंग इसकी भी लोगे तो भी प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करोगे, लोवरिंग इसकी लोगे तो भी प्योर सॉल्वेंट से। 25 minus 18 7 mm। तो इसके लिए लोवरिंग 5 mm की है और इसके लिए लोवरिंग 7 mm की है। डेल्टा पीएस इंक्रीज। तो इस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया और ये जो प्रेजेंटेशन है इससे बहुत क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट increase in the solution, lowering of vapor pressure increase. Therefore, delta PS is directly proportional to number of non-volatile number of particles of non-volatile solute. Delta PS is directly proportional to number of particles of non-volatile solute. यानी यहां पर पार्टिकल कम, लोवरिंग कम, पार्टिकल बढ़ गए, लोवरिंग बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, जो ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, दिस लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्या कहा था, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ चेंज होती हो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये यूरिया है। जब मैंने इसमें यूरिया का 1 मोल डिसोल्व किया, 20 mm Hg आया। तो ग्लूकोज का 1 मोल ऐड करूंगा तो कितना आएगा। तो स्टूडेंट सोचता है सर
यूरिया का 20 mm आया, तो ग्लूकोज का हमको कैसे मालूम पड़ेगा? बेटा वो भी 20 mm है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने आपको यह कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके मास और नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर मैं यूरिया के मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, अगर मैं यूरिया के मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180। तो मैंने तो स्टूडेंट का जब हम कंसेप्ट देखते हैं तो 60 ग्राम यूरिया किसके बराबर होगा बेटा? 1 मोल के बराबर होगा। 180 ग्राम ग्लूकोज किसके बराबर होगा? 1 मोल। क्योंकि मैं हमेशा बार बार आपको कह रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दोगे तो 1 मोल हो जाएगा। तो यूरिया के 60 ग्राम में 1 मोल पार्टिकल है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। ग्लूकोज के 180 ग्राम में 1 मोल पार्टिकल्स हैं, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। तो मैंने यहां पर यूरिया का 60 ग्राम डाला, इसमें यूरिया का 60 ग्राम डाला और वेपर प्रेशर 25 से 20 mm हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। अब मेरे पास वापस ये प्योर वाटर है और इस प्योर वाटर के अंदर मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया तो भी वैल्यू ले जाएगी, क्योंकि 60 ग्राम यूरिया में भी पार्टिकल होते हैं 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, और 180 ग्राम में भी 180 ग्राम ग्लूकोज में भी 1 मोल पार्टिकल 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये बात अलग है कि ये इसे 3 टाइम ज्यादा हैवी है, पर उसका कोई इफेक्ट यहां नहीं पड़ने वाला है। आप 60 ग्राम यूरिया डालोगे तो भी 20 mm Hg आएगा। अब इसको हटा लो, नया वाटर ले लो, प्योर वाटर ले लो और उसके अंदर वापस आप 180 ग्राम मिलाओ तो भी 20 mm Hg आएगा। आई थिंक क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट कि इसका अगर वेपर प्रेशर 25 mm Hg है और ये 1 लीटर वाटर है, इस 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने 60 ग्राम यूरिया मतलब 1 मोल यूरिया डाला तो 20 mm Hg सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया। अब मैंने क्या किया, दूसरा प्योर 1 लीटर वाटर लिया और उसमें मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया तो भी उसका जो सॉल्यूशन बन गया, उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो 20 mm Hg आएगा। इसका मतलब आप यूरिया डालो, ग्लूकोज डालो, सुक्रोज डालो, कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल रहे हो, उसका अगर 1 मोल डाल रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, प्रोवाइडिंग वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो आई थिंक आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ रहे होंगे कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। ग्लूकोज और यूरिया दोनों के मास अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, पर लेकिन यहां पर वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग है वो यूरिया का 1 मोल भी लोअरिंग 5 mm करेगा तो ग्लूकोज का भी 5 mm करेगा। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और प्रूव करेंगे कि अगर सपोज करो, ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ, अब आप देखें इधर, हम जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल थे, इस कारण हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी यूज करते थे। पर अब बी का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है, उल्टा खुद का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है और सॉल्वेंट का
वेपर प्रेशर जो ओरिजिनल है उसको कम ऊपर से अलग, मतलब ऊपर से वो कम और कर रहा है। पीएस अब तो यहां हमको पीबी से कोई मतलब नहीं है, अब यहां पर हमको खाली पीए से मतलब है। और पीए का फॉर्मूला क्या था? पीएस इक्वल्स टू एक्स से पी नोट ए। वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, देयरफॉर एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसमें एक्स ए की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो पीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी पी नोट ए। इस इक्वेशन में मैंने पी नोट ए, अब पी नोट ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, PS इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नोट बी, सॉरी पी नोट ए। अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देता हूं। पी नोट ए एक्स से एक्स बी, पी नोट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू एक्स बी पी नोट ए लिख सकता हूं मैंने क्या किया, पी एस को इधर ले लिया तो क्या हुआ, पी नोट ए माइनस, ये उधर गया तो माइनस हो गया, तो मैंने पी एस को उधर लिया तो पी नोट ए माइनस पी एस हो गया, और एक्स बी पी नोट ए को उस तरफ ले लिया और फिर रीअरेंज करके लिख दिया। अब मैंने जब रीअरेंज करके लिख दिया तो इस इक्वेशन को वापस मैं इस तरह से लिख रहा हूं, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी। पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये हमेशा ये रहता है, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर divided by P naught A is XB. This is equation number first, or this it is called relative lowering in vapor pressure. This is the relative lowering in vapor pressure, which is equals to mole fraction of non-volatile solute, जिसको हम B से डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा PS इक्वल्स टू P नोट A इंटू एक्स बी। इसको इस तरफ ले आया, इस इक्वेशन को वापस ऐसे लिख दिया। P नोट A तो कांस्टेंट है, अभी हमने देखा था, तो P नोट A की वैल्यू हमेशा 25 mmHg ही रहेगी, क्योंकि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है गिवन टेम्परेचर पर। डिफरेंट लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट होगी, पर एक पर्टिकुलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है गिवन टेम्परेचर पे हमेशा फिक्स रहेगा। न वो मास पे डिपेंड करेगा, न वो साइज पे डिपेंड करेगा, न तो वो सॉल्वेंट के, लिक्विड के, प्योर लिक्विड के मास पे डिपेंड करेगा, न ही वो कंटेनर के साइज पे डिपेंड करेगा। वो फिक्स वैल्यू है पर गिवन टेम्परेचर पर। तो P नोट A क्या हो गया, P नोट A फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा PS is directly proportional to mole fraction of non-volatile solute in the solution. Lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute in the solution. मतलब ये हो गया कि lowering in vapor pressure is colligative property. अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि आप प्रूव करो lowering of vapor pressure is colligative property, तो पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, वो कॉन्सेप्ट था, और ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ
तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ये स्टेप्स इस तरह से लिख के यहां तक आएंगे और नीचे लाइन लिखेंगे, 10 lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of non-volatile solute in the solution. Therefore, lowering in vapor pressure is colligative property. इक्वेशन फर्स्ट को मैं वापस लिख के इसकी फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। डेल्टा पी एस पी नॉट ए एक्स बी इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अब यहां सॉल्यूशन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हम यहां पर 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो क्या करना है और सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो तो क्या करना है। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड में आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको सॉल्यूशन को डाइल्यूट अज्यूम करके ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाई होते हैं। अब ध्यान दें इधर, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में Na ये होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट और कंपोनेंट, वो बहुत ज्यादा होगा किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरिया की बात करूं तो मैंने 100 ग्राम वाटर के अंदर 1 ग्राम और 2 ग्राम यूरिया डाल दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा? दिस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अब इस केस के अंदर मुझे Na प्लस Nb इक्वल्स टू नियरली Na लिखूंगा मैंने इस Nb को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी यहां पर मैंने इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, ये जो इक्वेशन सेकंड है। और उस केस में मैंने लिखा डेल्टा पी एस अपॉन पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए। ये ध्यान रखना इन दोनों का सम, तो ये वैल्यू बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट करके हम एन बी अपॉन एन ए लिख रहे हैं। ये इक्वेशन थर्ड है। तो ये वाले न्यूमेरिकल करते वक्त आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब सॉल्यूशन डाइल्यूट गिवन हो। एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट है। मोल का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब इसको मैं इक्वेशन थर्ड के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। इक्वेशन थर्ड के अंदर मैं Na की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो जब मैं इक्वेशन थर्ड के अंदर Na की वैल्यू पुट करूंगा तो ये इक्वेशन थर्ड ये हो गई। इक्वेशन थर्ड विल बी, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल कंपोनेंट। फिर मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को लेफ्ट साइड में लिया है, इस तरफ लिख दिया है इसको। अब ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलेलिटी नहीं है, ये मोलेलिटी नहीं है क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है।
ये ग्राम में दिया हुआ था, तो इट इज नॉट इक्वल टू मोलरिटी नंबर ऑफ। लेकिन अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको केजी में कैसे, जब ग्राम होता है तो इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो अपन किससे डिवाइड कर देते हैं, 1000 से। तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड करते ये मोलरिटी बन गई। पर ये तो इक्वेशन है, तो हमने इस इक्वेशन में क्या किया, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 इसको भी दे दिया तो 1000 इसको भी दे दिया, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब ये क्या हो गया, नाउ दिस इज मोलरिटी। ये क्या, ये किसका फॉर्मूला बन गया, दिस फॉर्मूला इज मोलरिटी। तो मैं मोलरिटी ये वाला इसको इधर करके लिख दिया, तो मोलरिटी किसके बराबर हो गई, मोलरिटी इज द डेल्टा पीएस इंटू 1000 पी नोट ए इंटू एम ए। एम ए इज द मोलिकुलर मास ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। और मैं इसको अगर ऐसे लिख देता हूं, पी नोट ए माइनस पी एस इंटू 1000 पी नोट ए इंटू एम ए। अब अगर कोई वाटर को लेके क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे को वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन होगा, तो हम मोलरिटी निकाल लेंगे। अगर हमको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन है तो पी नॉट ए भी गिवन होगा, तो पी नॉट ए और पी एस, अगर ये दोनों टर्म्स, ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है तो हम उस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड कर लेंगे। अगर सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास तो फिक्स है, वाटर है तो 18 ले लेंगे। पर ये सारे क्वेश्चन तभी करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन फॉर्मूला को यूज करना है। लेकिन अगर कभी कॉम्पिटिटिव या किसी अदर एग्जाम्स की बात करें, या कभी हो सकता है कभी बोर्ड में भी ये सिचुएशन आ जाए कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड अज्यूम करें कि डाइल्यूट अज्यूम करें, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम एक सेकंड अल्टरनेटिव फॉर्मूला बना रहे हैं इसका। ये जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। हम मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करेंगे। डेल्टा पीएस, तो मैं इस फॉर्मूले को इस डेल्टा पीएस की जगह बोर्ड पे ध्यान दें, पी नॉट ए माइनस पीएस लिख दिया मैंने। ये इक्वेशन सेकंड में। अब ये सॉल्यूशन, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर इसको मैंने क्या कहा, इसकी जगह मैं दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, पी नॉट ए माइनस पी एस एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। इस फॉर्मूले को इन्वर्ट करके लिख दिया एक बार, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, दोनों तरफ, और फिर इसको 1 से माइनस कर दिया। वो क्यों किया वो मैं भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा करने से हमको क्या, कहां आगे क्वेश्चन करने में कैसे हेल्प मिलेगी, वो आपको समझ में आएगा। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, तो तो मेरे पास ये आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस, दोनों तरफ माइनस आएगा, पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस, एन बी एन ए।
देखा जाए तो दोनों तरफ माइनस माइनस भी आया था, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं सोल्व करूंगा, एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो। तो PS अपॉन पी नोट, PS अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब मैं वापस इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर देता हूं। तो पी नोट ए माइनस पी एस एन ए अपॉन या एन ए आएगा। आप सोल्व करके देखना, मैंने इसको सोल्व किया है, ये है, या मिस्टेक हो गई थी, या एन ए आएगा और एन बी आएगा। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। डेल्टा पी एस अपॉन पी एस इज एन बी अपॉन एन ए। अगर मैंने जो पहले ये फॉर एनी सॉल्यूशन, यानी हम ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए भी ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया। देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक ही है। ये इसका मैथमेटिकली रीअरेंज करके बनाया। हमने क्या किया, इसको इन्वर्ट करके 1 से माइनस करके सोल्व करके वापस इन्वर्ट कर दिया। वापस सुने, इसको इन्वर्ट कर, इस फॉर्मूले को इन्वर्ट किया, फिर दोनों तरफ से 1 से माइनस किया और 1 से माइनस करके सोल्व किया और वापस इन्वर्ट करके और फॉर्मूला बना दिया। तो डेल्टा पी एस अपॉन पी एस एन बी अपॉन एन है। और जब अगर अपन जो ये जो था फॉर्मूला डेल्टा पी एस अपॉन पी नोट ए, डिफरेंस देख ले फिर आप कंपैरिजन में, एन बी अपॉन एन ए, ये जो फॉर्मूला है ये ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि डाइल्यूट है। तो जो डेल्टा पीएस है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, इधर क्लियर कर रहा हूं मैं। जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो 10% से लेस हो, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर 10% से लेस हो, वैसे तो 5% से लेस बोलते हैं लेकिन अपन 10% तक ले सकते हैं। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर 10% से लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम है, किससे? 10% से, तो आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट ले लो। और 10% और 10% से ज्यादा है, 10% और 10% से ज्यादा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन 10%, तो सॉल्यूशन को आप कंसंट्रेट अज्यूम करके और क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब यहां पर भी हम इस फॉर्मूले को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा पीएस अपॉन पीएस, एनबी को एनबी रहने देंगे और एनए की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां। एनए की वैल्यू जो मैं पुट कर रहा हूं वो ये है। इसमें एनए की वैल्यू क्या हो जाएगी, WA इन ग्राम इनटू मोलिकुलर मास ऑफ ए, डेल्टा पीएस इनटू MA इक्वल्स टू NB WA। ये मोलैलिटी नहीं है, अभी जस्ट डिस्कस किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम है। अब इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ से 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो जस्ट अभी देखा आपने, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म आ गई, दिस इज द मोलैलिटी।
ये मोलिलिटी है, ये मोलिलिटी आ गई डेल्टा PS इंटू 1000 PS इंटू MA। आप वैसे याद रख सकते हैं कि सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड है तो यहाँ PS है, डाइल्यूट है तो P नॉट A है। मोलिलिटी के फॉर्मूले में भी अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो PS की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो P नॉट की वैल्यू पुट करनी है। ऐसा याद भी रख सकते हो आप। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन करने से कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। और मैं हमेशा बार बार यही कहता हूं कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा करेंगे, सेल्फ आपकी सब्जेक्ट में ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, आप उतना अच्छा सीख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मैं करूंगा तो मैं सीखूंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप सीखेंगे। हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप किसी भी बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 639.7 mm ऑफ Hg। यानी हमको प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर गिवन है, प्योर बेंजीन का इस क्वेश्चन में जो वेपर प्रेशर गिवन है वो गिवन है 639.7 mm of Hg, and the vapor pressure of solution, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है वो हमको हमेशा क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होते हैं हम उनको लिख लें। पहले गिवन क्या है, P नॉट सी बेंजीन का वैल्यू 639.7 mm, जो बेंजीन के साथ सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 631.9 mm। कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मोलिलिटी निकालो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, कहीं पे भी डेल्टा PS की जरूरत पड़ेगी। तो यहां डेल्टा PS की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। डेल्टा PS देखो, आप बेंजीन के अंदर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गए, कितना हो गया 631.9, इसको ये आ गया 7.8। तो यहां लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आया 7.8। लोअरिंग ज्यादा नहीं है, आप देख लो मैंने क्या कहा था, लोअरिंग जब 10% या 10% से ज्यादा हो तो आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन लो। अब ये जो लोअरिंग है आई थिंक 1% या 1% से थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये लोअरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन ही अज्यूम करेंगे। मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया अब, क्योंकि 7.8 की लोअरिंग है, 639.7, ठीक है। अगर अपन 7.8 डिवाइड बाय 0.7 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम आने वाली है। वो तो वैसे ही वैल्यू से मालूम पड़ रहा है कि ये वैल्यू 1% से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हम इस केस में जो फॉर्मूला लेंगे वो ये लेंगे, डेल्टा PS इंटू 1000। सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो P नॉट, अगर कंसंट्रेटेड होता तो PS, और मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन, क्योंकि A यहां पर A क्या है, A इज द बेंजीन। अब यहां पर मैंने इसकी वैल्यू डाल दूं तो ये 7.8 इंटू 1000 P नॉट बेंजीन ये गिवन है 639.7 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन इज 76 C6H6। वो आप फाइंड आउट कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके आप जो भी आ रहा है उसके आगे m लिख दें।
तो ये बहुत क्वेश्चन सिंपल था, ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, खाली वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। रीड करें क्वेश्चन को। What weight of solute, जिसका molecular mass given है 60, is required to dissolve in 180 gram of water to reduce the vapor pressure to 4/5 of pure water। यानी हमारे को what weight of solute फाइंड आउट क्या करना है, WB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम सोल्यूट को B नोट से प्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी B से। यहां वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये क्या बोल रहा है, MB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60, ये रही। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 4/5, किसका, प्योर वाटर का। मतलब 0.8 मिनट। हाँ ओके करेक्ट। फोर बाय फिफ्थ ऑफ प्योर वाटर। जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है 0.8 ऑफ, जो वाटर का वेपर प्रेशर है, अगर वाटर का वेपर प्रेशर 1 है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.8 हो गया। तो यहां लोवरिंग कितनी हुई, लोवरिंग 0.2 की हुई है, लोवरिंग 20% है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है, 20%। समझ में आया ना, क्योंकि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 0.8 हो गया, तो कितना रिड्यूस हो गया, 0.2, तो 20% लोवरिंग हो गई। ये 20% लोवरिंग किसको बताती है, मैंने अभी आपको ट्रिक बता दी कि अगर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 10% से ज्यादा है तो हम उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मोलिलिटी, जो मोलिलिटी हुई वो क्या हो गया, डेल्टा पीएस। डेल्टा पीएस को मैं सीधा क्या लिख रहा हूं, पी नॉट वाटर माइनस पीएस सॉल्यूशन इनटू 100। यहां क्या लूंगा मैं, पीएस लूंगा कि पी नॉट लूंगा, पीएस। या पी नॉट तब लूंगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, पीएस तब लूंगा जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। और यहां पर मोलिकुलर मास ए क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बी। सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको। पी नॉट H2O माइनस पीएस की वैल्यू ये 0.8 पी नॉट H2O, 0.8 पी नॉट H2O इंटू 1000। पीएस की वैल्यू 0.8 पी नॉट H2O इंटू 60, ये गिवन है, ये रहा। एमबी इज, अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूं तो ऑब्वियसली पी नॉट H2O कॉमन आ जाएगा, और पी नॉट H2O कॉमन आते ही पी नॉट H2O से पी नॉट H2O कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 0.8 0.2 1000 0.8 इंटू 60, वन बाय 4, और ये आ जाएगा 250
250 डिवाइड बाय 60। हम फिर चेक कर लेते हैं कोई वैल्यू पुट करने में मिस्टेक तो नहीं हुई। डेल्टा पी एस पी नॉट माइनस 0.8 पी नॉट H2O, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जब हम 180 ग्राम वाटर है और उसमें what weight of solute is required to dissolve in 180 gram of water to reduce the vapor pressure to 4/5 of pure solvent। पर मैंने इसकी मोलिलिटी निकाल दी। अभी हमको WB फाइंड आउट करना था। हम इसको वापस सोल्व करते हैं, लेकिन हाँ, अगर इसकी मोलिलिटी पूछे तो मोलिलिटी हमने ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी मोलिलिटी आ जाएगी इससे। और अगर हमको क्या पूछा है, व्हाट वेट ऑफ, और जो भी आंसर आएगा वो मोलिलिटी आ जाएगी। बट हमको, मैं क्वेश्चन में मिस्टेक कर गया। मैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन तो सही है, मोलिलिटी अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम इसी तरह से करेंगे, पर यहां पूछा व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट, तो हमको वेट निकालना है। तो मैं ये भी करके बता देता हूं। क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट, जिसका मोलिकुलर मास 60 दे रखा है, इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ द प्योर वाटर। मतलब वापस में वही बोल रहा हूं कि यहां पर हमारे को WB की वैल्यू एक्सप्लेन कर, WB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोलिकुलर मास 60 गिवन है, ये सोल्यूट है जिसको हम अभी B कह रहे हैं, और ये मोलिकुलर मास गिवन है, और वाटर का मास जो हमको गिवन है यहां पर, वो गिवन है 180 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर वो हमको मालूम है 18, और ये बोल रहा है कि हम कितना ग्राम ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 180 ग्राम वाटर में मिला दें कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वो 4/5 हो जाए प्योर वाटर के, 4/5 ऑफ प्योर वाटर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.8 पी नॉट H2O। तो यहां से तो पीएस की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, पीएस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.8 पी नॉट H2O। तो क्लियर है, 0.8 हो गया, 0.2 कम हो गया, 0.2 कम हो, यानी 1 के रेस्पेक्ट में 0.2 कम होना, मतलब डेल्टा पीएस इज इक्वल टू 20%। और मैंने क्या कहा था, जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैंने आपको क्या कहा था, जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 10% और 10% से ज्यादा हो तो हम इस सॉल्यूशन को क्या कंसीडर करेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला। तो हमने क्वेश्चन को रीड करके और डेटा लिखते समय हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड है। अब इस केस के अंदर डेल्टा पीएस पी नॉट ए नहीं, पीएस पी नॉट ए नहीं, पी नॉट तब तक लगाते हैं जब डाइल्यूट है, या पीएस इसलिए यूज किया अपन ने क्योंकि ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। ये मैं भी डिस्कस कर चुका हूं। इज इक्वल टू NB अपॉन NA। अब NB और यहां पर A क्या है, A इज द वाटर। मैं NB की जगह क्या लिख सकता हूं, WB इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इनटू
वाटर का आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ये तो NB है और ये NH2 है। मैंने डेल्टा PS अपॉन PS इक्वल्स टू NB NH2O इसी फॉर्मूले को लिखा है, या NB की, इसमें NB की वैल्यू WB/NB डाली है और NH2O की वैल्यू WH2O अपॉन, यानी मोल को स्प्लिट कर दिया, मोल की फॉर्मूले लिख दिए। अब हमारे को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो WB किसके बराबर हो जाएगा, WB इक्वल्स टू डेल्टा PS इंटू NB इंटू WH2O PS H2O and molecular mass of H2O. Delta PS P naught minus PS into NB into WH2O divide PS H2O, सॉरी H2O यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन ही है, मोलिकुलर मास ऑफ H2O। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, P नॉट माइनस 0.8 P नॉट, क्योंकि PS की वैल्यू तो ये थी, इनटू मोलिकुलर मास 60 जो कि हमको गिवन है, इनटू वाटर का मास गिवन है 180, PS 0.8 P नॉट H2O इनटू मोलिकुलर मास ऑफ, तो इसमें P नॉट कॉमन आ गया। अब जब P नॉट कॉमन आ जाएगा, ये P नॉट कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 0.2, तो यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 18, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ये 10 ये 15 इंटू 10 150 ग्राम, 150 ग्राम आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप देख लिया करो, कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, पर ओके। आई थिंक आज की क्लास के अंदर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला कंसेप्ट जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन करवा के मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की कि हमको कैसे, हम किस सॉल्यूशन क्वेश्चन में हम कैसे डिसीजन लेंगे कि उसको डाइल्यूट अज्यूम करके करना है या कंसंट्रेटेड अज्यूम करके करना है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बुक्स के अंदर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक या आपके पास कोई भी रिफ्रेशर बुक हो, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस करिए, उन क्वेश्चन करने से आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।